हमारा जो कंक्लूजन था कल, व्हाट वाज आवर कंक्लूजन? कंक्लूजन था ये कि जो नया ये न्यूटन मैकेनिक्स जिस तरह से हम करते थे, वहां पे जो होता था कि जो डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर फॉर द स्पेस, जिसको मैंने यूक्लिडियन स्पेस बोला था, वो जो है दो ऑब्जर्वर के लिए सेम रहता है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स for any two different observers in two different inertial frames of reference remains same. Similarly, the time period between two events for two different observers in two different inertial frames of reference also remains same. These are conclusions from Newtonian mechanics. But in Einsteinian mechanics or in relativistic mechanics, that is not true. In relativistic mechanics, जो स्पेस में दो पॉइंट्स है, वो दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, वो इनवेरिएंट नहीं है. और दो अगर इवेंट्स है, उन दोनों इवेंट्स के बीच में जो टाइम पीरियड है, वो भी जो है सेम नहीं रहता फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, वो भी चेंज हो सकता है. सो अगर ये दोनों क्वांटिटी जो है तुम्हारा चेंज हो गया, तो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? सो जिसको हम कांस्टेंट नहीं बोलते, हम इनवेरिएंट बोलते हैं. इनवेरिएंट मतलब द मोमेंट यू गो फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस से एस बार में जाते हो, देन दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. When you go from one frame of reference to another frame of reference, that quantity remains the same. So as it turns out, जैसे मैंने prove किया, it is not this quantity which is the distance between 2 points. It is not this quantity which is the time period between 2 points. Rather, it is a combination of the distance between 2 points as well as the time period between two physical events. So that is basically del x square plus del y square plus del z square minus c square del t square. Now ये invariant क्यों है, ये भी मैं आज तुम्हें बताऊंगा, आज या फिर कल. तो बेसिकली इस क्वांटिटी को अगर तुम देखोगे, तो ये क्वांटिटी जो है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो तुम, कांस्टेंट रहता है. इट डज नॉट चेंज. सो डेल एक्स बार स्क्वायर एस बार से अगर देखोगे तो वहां से भी सेम रहता है. ठीक है. सो दिस इज वन हिंट कि जो हम नया एक मैकेनिक्स हम डेवलप करेंगे, द न्यू मैकेनिक्स दैट वी विल डेवलप will be such that this particular quantity will remain the same for any two observers in relative motion. So this quantity is known as the space time interval. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि स्पेस टाइम इंटरवल क्या है और उससे रिलेटेड क्या है. तो स्पेस टाइम इंटरवल वही क्वांटिटी है कि मिन्काउस्की स्पेस में अगर हम दो फिजिकल इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, तो उन दो फिजिकल इवेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एज इन नॉट स्पेस डिस्टेंस, बट इट इज अ डिस्टेंस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ the space term as well as the time term, because space and time are not absolute anymore. Newtonian mechanics mein they were absolute, but in relativity space is not absolute. मतलब जो स्पेस है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कि एक्सपैंड करता है. टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है. टाइम पीरियड जो है चेंज करता है ऑब्जर्वर्स के लिए, लेकिन स्पेस टाइम जो है, स्पेस टाइम एज इन, मैं अगर ये इंटरवल डिफाइन करूंगा, ये जो इंटरवल है इसको मैं एब्सोल्यूट कह सकता हूं. एब्सोल्यूट इन द सेंस कि ये रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्लासिफिकेशन से मैं तुम्हें बता देता हूं. सो लेट सपोज मैं ये जो क्वांटिटी है, लेट सपोज इसको मैं एज एन आई डिफाइन करता हूं. सो डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर. नाउ कुछ केसेस में, कुछ किताबों में अगर तुम इस क्वांटिटी को देखोगे, तो फॉर इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंसेस इसको ऐसे भी लिखते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एक्चुअली रिलेटिविटी में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे अलग अलग किताबों में अलग अलग कन्वेंशन है. तो तुम अगर कोई किताब फॉलो कर रहे हो, तो यू विल सी दैट सर्टेन कन्वेंशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स. सो मैं डेल एक्स डेल वाई डेल जेड यूज कर रहा हूँ. कुछ किताबों में तुम
dx dy dz भी यूज करेंगे तो इट्स द सेम थिंग, द discussion is going to be the same whether you use this or this. Now, so situation one is if I, let's suppose ये जो space time interval है, ये I can be greater than zero, I can be less than zero, or I can be equal to zero. All right. हाँ, so for example, situation one is that I can be less than zero. Okay, so if there are physical events such that I is less than zero, इसका मतलब ये है कि del x square plus del y square plus del z square minus c square del t square is less than zero. Let's suppose ये बार बार लिखने से अच्छा ये जो क्वांटिटी है इसको मैं बोल देता हूँ del d square. ठीक है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेस इंटरवल. ओके, इट रिप्रेजेंट्स स्पेस इंटरवल. तो बार बार मैं इसको लिखूंगा, इससे अच्छा मैं इसको d स्क्वायर ही डिफाइन कर देता हूँ. तो ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा del d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर del t स्क्वायर इज लेस देन जीरो. तो इसका मतलब ये है कि del d स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर del t स्क्वायर. ओके, अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे इसमें स्पेस टाइम इंटरवल जो है वो लेस देन जीरो है. ठीक है, अगर लेस देन जीरो हो सकता है क्योंकि ये सारे स्क्वायर टर्म्स हैं. स्क्वायर टर्म्स विल ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये सारे टर्म्स जो पॉजिटिव होंगे, ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, एक -1 एक्सप्रेशन है इसके सामने. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इन सारे इवेंट्स को कहते हैं, दीज इवेंट्स आर नोन एज टाइम लाइक इवेंट्स. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर टाइम लाइक इवेंट्स. सो टाइम लाइक इवेंट्स आर दोज इवेंट्स with respect to which the space time interval is less than zero. लेकिन इसको टाइम लाइक क्यों कहते हैं, इसको टाइम लाइक इसलिए कहते हैं because if del d square is less than c square del t square, मतलब ये कंडीशन जो है किसी भी इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए ट्रू होगा, then we can always find an inertial observer or inertial frame of reference such that, देखो ये जो क्वांटिटी है डी स्क्वायर, ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. ये जो क्वांटिटी है डेल टी स्क्वायर, ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ये स्क्वायर टर्म्स हैं. तो द ओनली मिनिमम कंडीशन दैट वी कैन फाइंड इज डेल डी स्क्वायर कैन बी जीरो. ठीक है, डेल टी स्क्वायर कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि डेल टी स्क्वायर अगर जीरो होगा तो अगर डेल डी स्क्वायर जो है इट हैज टू बी लेस देन जीरो, बट ये तो स्क्वायर टर्म है, ये तो नेगेटिव होगा नहीं. तो द मोस्ट likeliest scenario is that del d square can be zero and zero is greater than c square del t square. ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं del d square is greater than c square del t square. इसका मतलब क्या है, अगर del d square जो है जीरो है, ठीक है, बट जो है del t square जो है तुम्हारा जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है that physical events are not separated in space. ठीक है, they are separated in time. ठीक है, मैं जब मिनकाउस की डायग्राम बनाऊंगा तो इसका भी डायग्राम में समझा दूंगा, बट मैथमेटिकली इसको समझ लो कि अगर ये कंडीशन जो स्पेस टाइम इंटरवल इज लेस देन जीरो, इसका मतलब ये है कि जो स्पेस इंटरवल है इट इज लेस देन सी स्क्वायर टाइम स्क्वायर इंटरवल, राइट. एंड ये कंडीशन उन रिलेटिव मोशन केसेस के लिए ट्रू है जिस केस में वी कैन ऑलवेज फाइंड एन इनर्शियल ऑब्जर्वर सच दैट अगर मैं डेल डी स्क्वायर को जीरो पुट कर देता हूं, अगर देन ऑल्सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, डेल डी स्क्वायर को मैं नेगेटिव कर नहीं सकता बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. नाउ अगर ये कंडीशन को मैं डेल डी स्क्वायर को जीरो पुट कर देता हूं तो मतलब दे आर नॉट सेपरेटेड इन स्पेस, मतलब दे हैपन एट द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन, बट क्योंकि जो डेल टी स्क्वायर है वो नॉन जीरो है, दैट मीन्स दे आर सेपरेटेड इन टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम लाइक इवेंट्स. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके,
सो सेकेंड सिचुएशन है दैट I इज ग्रेटर देन 0. I इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? दैट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और डेल डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर. इस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं स्पेस लाइक इवेंट्स. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस लाइक इवेंट्स क्या होता है. तो स्पेस लाइक इवेंट्स वो होता है जब जो स्पेस टाइम इंटरवल इट इज ग्रेटर देन 0. इसको स्पेस लाइक क्यों बोलते हैं? सेम एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में फॉलो कर सकता हूं कि अगर डेल स्क्वायर इज डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, इसका मतलब ये है दैट वी कैन फाइंड एन इनर्शियल ऑब्जर्वर. देखो, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनर्शियल ऑब्जर्वर्स आर पॉसिबल. ठीक है, कितने सारे रिलेटिव मोशन में होंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट ऑफ ऑल दोस इनफाइनाइट ऑब्जर्वर्स, वी कैन ऑलवेज फाइंड वन इनर्शियल ऑब्जर्वर at least such that जो तुम्हारा डेल टी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 0. सो डेल डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर. ठीक है, सो डेल टी स्क्वायर इज 0, बट डेल जो डी स्क्वायर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? अगर डेल टी स्क्वायर 0 है, इसका मतलब फिजिकल इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम, मतलब आर नॉट सेपरेटेड इन टाइम. They are not separated in time, they happen at the same time. They are separated in space. They are separated in space. ठीक है, so if this condition is satisfied that space time interval is always greater than 0, then we can always find an inertial observer such that del t square is 0 but del d square will never be 0. इसका मतलब ये है physical events are not separated in time, मतलब they happen at the same time but they're separated in space, इसलिए we call it space like intervals. So जब भी ये condition satisfy होते हैं तो call them space like intervals. So when I is less than 0, it is a time like event. When I is greater than 0, it's a space like event. And there is a third category. Can you guess third category क्या होगा? I is equal to 0. इज इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं डेल डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर. मतलब ये ऐसे लोकेशंस पे होता है व्हेन बोथ द इवेंट्स आर कनेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, इसका मतलब क्या है? टू फिजिकल इवेंट्स happen in such a manner that they are connected by a signal traveling at the velocity of light. मतलब तुम दोनों इवेंट्स को एक सिग्नल से कनेक्ट कर सकते हो, which is traveling at the velocity of light, जिस केस में जो है तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. तो इसलिए उस तरह के फिजिकल इवेंट्स को बोलते हैं लाइट लाइक इवेंट्स. लाइट लाइक इवेंट्स. सो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि व्हाट आर स्पेस लाइक इवेंट्स, व्हाट आर टाइम लाइक इवेंट्स एंड व्हाट आर लाइट लाइक इवेंट्स. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली इवेंट्स जब स्पेस टाइम इंटरवल या तो इट इज ग्रेटर देन 0, या तो इट इज इक्वल टू 0, या तो इट इज लेस देन 0. सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट माइट गेट आस्क्ड. बेटा ये समझ आया आपको? यस सर, आ गया. ओके, सो कैन आई मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक? यस सर. ओके, यस सर, यस सर. ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वी वांट टू गो फ्रॉम द नॉर्मल थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहां हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट मानते हैं. ठीक है, अर्लियर
we considered that space coordinates are separate, ठीक है, and जो time coordinate है that is also separate. But now we want to combine them together, ठीक है, so we want to create a space, so we want to create or we want to combine the three dimensions of space and one dimension of time to create a four-dimensional space time. जो फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम है उसको विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, बट वी हैव नो अदर चॉइस. We do not want to keep the space coordinates separate. We do not want to keep the time coordinates separate. हम अब चारों को कंबाइन करके एक फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट काइंड ऑफ अ फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम is known as Minkowski space. Minkowski space या फिर वर्ल्ड स्पेस या फिर फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम, ठीक है. So when we try to combine the space coordinates and the time coordinates together to create this four-dimensional space, it's called a world space or a four-dimensional space-time या फिर Minkowski space-time. Now let's look at a few visualization to get an idea कि ये किस तरह का जो है किस तरह का जो है तुम्हारा स्पेस टाइम है. क्योंकि फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम को विजुअलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज वी आर अकस्टम टू ओनली विजुअलाइजिंग थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, राइट. थ्री डायमेंशनल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को विजुअलाइज करना आसान होता है, हायर डायमेंशंस को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रेस्ट्रिक्ट द नेचर ऑफ इट्स मोशन. सो वी कैन से लेट्स लुक एट वन डायमेंशनल मोशन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस, तो मतलब जेड और वाई एक्सिस में मूवमेंट है ही नहीं, तो वी कैन क्रिएट, लेट्स सपोज वी कैन क्रिएट we can create one time axis and one x axis, ठीक है. So let's suppose this is the x axis, which is nothing but the space or distance axis, all right, and this is the time axis, which as it turns out is basically equal to ct, ठीक है. So this is ct क्योंकि स्पेस टाइम इंटरवल में हमने c स्क्वायर del t स्क्वायर को देखा था, नोटिस किया था, राइट. तो we can construct using ct in one hand and let's suppose x axis is another hand. All right, so this will be a Minkowski space time for one dimensional motion. Now यहाँ पे कुछ definitions है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो definitions काफी ज्यादा important है because for further any kind of a study. So अगर this kind of a space is called Minkowski space, but यहाँ पे of course object is restricted to one space axis, ठीक है. इस स्पेस में एनी पॉइंट बेसिकली सिग्निफाइज अ फिजिकल इवेंट. कोई भी अगर पॉइंट में इसको ड्रॉ करता हूं, इट सिग्निफाइज एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल इवेंट दैट हैज टेकन प्लेस एट दैट पोजीशन एंड दैट टाइम पीरियड, एंड एनी काइंड ऑफ पार्टिकल ट्रैजेक्टरी is drawn by a curve
called world line और मिन्कॉव्स्की डायग्राम। ठीक है, सो इस स्पेस में कोई भी मैं पॉइंट को डिफाइन करता हूं कैन सिग्निफाई व्हाट इज फिजिकल इवेंट, एंड कोई भी मैं मोशन को डिनोट कर सकता हूं बाय ड्राइंग अ कर्व व्हिच इज नोन एज आइदर वर्ल्ड लाइन और अ मिन्कॉव्स्की डायग्राम। तो मैं दो तीन एग्जांपल दे देता हूं कि एग्जांपल क्या हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, कैन यू टेल मी कि ये लाइन क्या सिग्निफाई करेगा? एनीवन? Rest space distance constant. Yes, very good. What? Yes, yes, you are correct. So let's suppose this is particle A, ठीक है, यहां पे जो है डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स टाइम इज फ्लोइंग। तो ये क्या हो गया? स्टेशनरी पार्टिकल हो गया, राइट? So A is nothing but a stationary particle. What if I draw a little bit of a slanted line like this? ये क्या सिग्निफाई करेगा बताओ? Both time और space vary. हाँ, तो पार्टिकल का मोशन कैसे होगा? स्लोप इज कांस्टेंट, ओके। मूविंग पार्टिकल किस तरह का मोशन होगा? Uniform velocity. Yes, very good. So this is moving with uniform velocity. अगर स्लोप कांस्टेंट है, this is moving with uniform velocity, जहां पे स्लोप जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं जिसका जो स्लोप है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है, इट्स स्लोप इज चेंजिंग विद टाइम, लेट्स सपोज स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो ये क्या करेगा? ये किस तरह के पार्टिकल को सिग्निफाई करेगा? स्लोप डिक्रीजिंग विद टाइम, sorry, not time, slope is decreasing as the particle goes ahead. Accelerating. Yes, very good, accelerating particle. और अगर मैं एक ऐसा और पार्टिकल ड्रॉ करता हूं जहां पे जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, लेट्स सपोज ये पार्टिकल डी हो गया, ये क्या होगा? स्लोप इंक्रीजिंग। ये किस तरह का मोशन होगा? Decelerating. यस, दिस इज डिसेलरेटिंग, ठीक है। सो इस तरह से आई कैन ड्रॉ पार्टिकल ट्रैजेक्टरीज एसोसिएटेड विद देयर मोशन इन काइंड ऑफ this is a 2D space time, of course. One is the space axis, the other is the time axis. Now यहाँ पे अगर तुम light के motion को देखो, if you look at light, then you will see that light का जो trajectory है that will correspond to a straight line which has an angle of how much? 45 degrees, ठीक है। If you draw the nature of light किसी भी photon particle, let's suppose this is E, okay, किसी भी photon particle के लिए अगर तुम एक उसका जो है वर्ड लाइन ड्रॉ करते हो, तो that will correspond to a line having angle 45 degrees with x axis, right? नाउ इससे हमें एक चीज मालूम चल जाता है कि ये जो स्लोप है 45 डिग्री का जो स्लोप है इट इज इक्वल टू 1, उससे कम स्लोप पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। So according to the second postulate, that is the highest amount of speed which is possible for material objects. Of course, it does not come from second postulate, but we can derive it. Anyways, वो derivation जरूरी नहीं है. It's a very simple derivation. Nothing can travel faster than the speed of light. So if nothing can travel faster than the speed of light, तो किसी भी particle का जो trajectory world line है वो इससे कम slope का हो ही नहीं सकता. It is not possible. All right. So everything is restricted by the speed of light itself. So ये जो space है, this space that we have created, we can restrict this space to a general motion. So मैं क्या कर सकता हूँ? I can say
that this space is restricted by the velocity of light. Okay, so I can draw a line associated with the velocity of light like this. I can draw another line associated with the velocity of light like this. I can say that the बेसिकली क्या कह रहा था मैं बेसिकली ये कह रहा था कि जो हमने ये स्पेस टाइम क्रिएट किया है, दैट दिस इज ct and this is x-axis, then all the points in this space time is not accessible to particles. Only this region is accessible. This wedge shaped region is accessible. Is accessible. मतलब पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री जो किसी भी मैसिव बॉडी का ट्रेजेक्ट्री है वो इसी के अंदर हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो सकता. पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट हियर. सो दीज रीजन्स आर नथिंग बट फॉरबिडन रीजन. ठीक है, एंड दिस रीजन इज द अलाउड रीजन. मतलब पार्टिकल कैन एक्सेस दिस रीजन. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूं. ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस, this x axis जहां पे टाइम इज t is equal to 0, it symbolizes the present moment t is equal to 0. ठीक है, एंड जहां पे t is greater than 0, that symbolizes the future trajectory of the particle. and जो यहाँ पे t less than 0 है, that symbolizes the past. Okay, so past are all the points where the time axis is at negative values. Future is all the points where time axis is at positive values, and the present moment is where the time axis is at 0. And क्योंकि object infinite speed के साथ move नहीं कर सकता है, तो at present moment the particle can only exist in one point. ठीक है ना, प्रेजेंट मोमेंट में पार्टिकल कैन ओनली एग्जिस्ट इन वन पॉइंट. टू फॉर अ पार्टिकल टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टाइम हैज टू चेंज. कांस्टेंट टाइम पे तो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा नहीं सकता ना, फिर इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाएगा. तो इसलिए एक टाइम पीरियड में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में, पार्टिकल कैन ओनली एग्जिस्ट इन वन पॉइंट. सो दिस इज अ प्रेजेंट मोमेंट. And if you look at the trajectory, any kind of a trajectory is possible. So for example, I can draw a trajectory like this. So this kind of a trajectory may symbolize the trajectory of a particle which is moving. So इसको कहते हैं world line. World line. So जैसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ट्रैजेक्टरी बोलते हैं या पाथ ऑफ मोशन बोलते हैं, ये यहाँ पे हम वर्ल्ड लाइन कह रहे हैं कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन सच अ मैनर दैट इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय दिस वेज्ड शेप्ड एरिया due to the speed of light. So this curve represents speed of light. So at every point I can draw this kind of a wedge shaped structure. So for example, I can future motion में भी मैं इस तरह का एक wedge shaped structure यहाँ पे बना सकता हूँ. So basically जो ये wedge shaped structure है, that defines all the points which are accessible to this particle at a given present moment. So I can also draw, ये future trajectory है ना, तो future में यहाँ पे I can draw this kind of a wedge shaped structure. So this wedge shaped structure is nothing but a kind of a region, a restriction, which tells us what points in this Minkowski spacetime is accessible to a particle, कि कहाँ कहाँ वो जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकता. ठीक है ना, ये हो गया जब मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसिडर किया. मैं क्या कर सकता हूं, मैं विजुअलाइजेशन के लिए दो टू डायमेंशनल मोशन को भी स्टडी कर सकता हूं. सो फॉर एग्जांपल आई कैन से for example, I can say that a object is moving in both x and y axis. तो ये x axis में मूव कर रहा है, ठीक है, ये x axis है, और लेट्स सपोज ये y axis है, और ये जो तुम्हारा है ct है. ठीक है,
सो ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा ct एक्सिस। तो अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट केस में वी हैड अ वेज शेप रीजन, इन द सेकेंड केस वी विल हैव व्हाट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं तुम्हें पता होगा यार, बताओ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? Cone. दिस इज कॉल्ड अ लाइट Light कोन। cone. ठीक है, देखो 3 डायमेंशनल मोशन को 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, मतलब विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं, स्टडी तो करते हैं, विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो थ्री से ज्यादा डायमेंशन को विजुअलाइज कर भी नहीं सकते, एटलीस्ट नॉट इन दिस काइंड ऑफ अ स्टैटिक डायग्राम। अगर कोई मूविंग डायग्राम है तो मूविंग डायग्राम में हम विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक डायग्राम में हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो अगर सिर्फ 2 एक्सिस को हम लेके विजुअलाइज करें, तो 2 एक्सिस में जो स्पीड ऑफ लाइट जो रेस्ट्रिक्ट करेगा, सो दे विल रेस्ट्रिक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है, इट विल रेस्ट्रिक्ट द पार्टिकल्स ट्रेजेक्टरी टू अ कोन। ठीक है, सो ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कोन, all the points inside the cone are accessible to the particle, matlab particle has access to all the points inside the cone in the future, and it may have come from any of these points in the past, but it does not have access to points outside this particular cone. Sir, I have a question. Yeah. सर जो आपने ऊपर अभी जो मतलब एक्स और सीटी वाले डायग्राम में जो ट्रेजेक्टरी में 2 वेजेस बनाए हैं, वो कैसे बनाया है? ब्लैक में जो आपने 2 वेज शेप बनाई है। देखो ये जो वेज शेप है ना, ये सिर्फ हम प्रेजेंट मोमेंट पे बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली Yes. पार्टिकल, मान लो तुम्हारा पार्टिकल जो है यहाँ पे है एट द ओरिजिन। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो मैंने ये वेज शेप बना दिया, व्हिच सिग्निफाइज, इसका मीनिंग सिंपली ये है कि जो नीचे का कोन है, ये नीचे का कोन रिप्रेजेंट्स ऑल दोस पॉइंट्स जहां से वो पार्टिकल आ सकता था। ठीक है, द Okay. पार्टिकल माइट हैव अराइव्ड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट फ्रॉम ऑल दिस पर्टिकुलर रीजन इन स्पेस। और जो ये स्पेस है, ये स्पेस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑल दोस फ्यूचर पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल कैन गो, मतलब पार्टिकल हैज एक्सेस टू ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, नाउ जब फ्यूचर में वहां पहुंचेगा, जब यहां से पार्टिकल चला, यहां से पार्टिकल गया और यहां पहुंचा, तो यहाँ पे आई विल क्रिएट अ न्यू वेज शेप, यहाँ पे मेरा एक नया एक्सिस होगा। यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे मेरा एक नया एक्सिस होगा। तो एट ईच पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी आई कैन रीड्रॉ दिस काइंड ऑफ अ लाइट कोन। सो इस पॉइंट पे this wedge shape will signify कि what points are accessible, these are the points which are accessible, these are the points which are not accessible। फिर आगे जाएगा, थोड़ी देर जाने के बाद यहाँ पे I can redraw the wedge shape again कि these are the points which are accessible, these are the points which are accessible, and outside it is not accessible। So the particle as it keeps moving, as it keeps going ahead, मतलब ऐसे particle आगे बढ़ता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज पॉसिबल इन दिस मिन्काउस्की स्पेस विल बिकम मोर एंड मोर रेस्ट्रिक्टेड। धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट्स जो है, इट विल कीप लूजिंग आउट ऑफ इट्स स्कोप ऑफ एवर ट्रैवलिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो आई कैन रीड्रॉ दिस वेज शेप और रीड्रॉ दिस लाइट कोन ओवर एंड ओवर अगेन। तो मैं यहाँ पे लाइट कोन ड्रॉ किया, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइट कोन ड्रॉ कर सकता हूँ, जो इस पॉइंट पे, इस टाइम पे जब पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी के लिए कौन से पॉइंट्स एक्सेसिबल है वो रीडिफाइन करेगा, और कुछ नहीं है। Okay, sir. ठीक है, नाउ यहाँ, Sir, हाँ when we look at any diagram of Big Bang, या then it's also shaped like a cone. या नहीं, कौन नहीं But है, तुम इसकी बात कर रहे हो, वो बिग बैंग जो ऐसे ऐसे आता है, इसकी बात कर रहे हो। ये बिग बैंग होता है, फिर Yes, गैलेक्सीज sir. आता है, ये इसकी बात कर रहे हो। Yes. हाँ अच्छा, sir, yes. हाँ बताओ। So, like आपने just वही बताया कि we can extrapolate the wedge से हाँ पीछे या फिर आगे, ताकि हम बता सके कि पास में वो ऑब्जेक्ट वहां से आ सकता है, हाँ 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 and future में it is only limited to that particular space depending on its position. हाँ हाँ। तो like बिग बैंग वाला जो मॉडल है, मतलब जो डायग्राम है, can you do the same thing नो like नो at the point of Big नो, Bang? यू कैनॉट डू इट।
मैं बताता हूँ, क्योंकि बिग बैंग में स्पेस इटसेल्फ वाज क्रिएटेड, ठीक है। बिग बैंग में जो ये रीजन है ना, ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। अब डिस्कशन थोड़ा अलग हो जाएगा, बट मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब है दैट स्पेस इटसेल्फ एक्सपैंडेड आउट ऑफ अ वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ region, and the expansion of space was itself faster than the speed of light. देखो, स्पीड ऑफ लाइट का जो रेस्ट्रिक्शन है वो मटेरियल बॉडीज के लिए है, बट एक्सपेंशन ऑफ स्पेस के लिए नहीं है। अभी जो यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, हम कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड करते हैं, बट बच्चों को जब हम बताते हैं स्कूल में, हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि ये जो इफेक्ट है वो बेसिकली स्पेस एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। जो स्पेस जिसमें ये सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट करता है, दैट स्पेस इटसेल्फ इज एक्सपैंडिंग। और बिग बैंग जब हुआ था तो स्पेस का एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है ना। Space was not there before Big Bang, and the moment Big Bang happened, time and space was created, and space itself expanded. और स्पेस एक्सपैंड हुआ तो स्पेस के अंदर जो भी गैसेस है, गैलेक्सीज फॉर्म हुआ, वो एक्सपैंड किया, ठीक है ना। तो ये मॉडल उसमें तुम अप्लाई मत ही करो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हम स्पेस एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे, हम स्पेस क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेस क्रिएशन जो है जीटीआर का पोर्शन है, कि स्पेस कर्व कैसे होता है, ठीक है ना। जीटीआर में हम स्पेस कर्वेचर की बात करते हैं मैसिव बॉडीज की वजह से, यहाँ पे वो है ही नहीं। हम स्पेशल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। स्पेशल रिलेटिविटी में क्या है, हम एक्सेलरेशन, मूविंग फ्रेम जो है, जीटीआर और एसटीआर में क्या डिफरेंस है। जीटीआर और एसटीआर में ये डिफरेंस है कि एसटीआर इज स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड में हो रहा है। जो मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था, मैंने कहा था कि एक ऑब्जर्वर दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि एक ऑब्जर्वर दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहा है बट एक्सेलरेटिंग, तो वो एसटीआर का पार्ट नहीं रहेगा, फिर वो जीटीआर का पार्ट बन जाएगा। वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज जीटीआर में अलग अलग चीजें आ जाती हैं। एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन से इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं, और ग्रेविटेशन की वजह से स्पेस टाइम में किस तरह का कर्वेचर क्रिएट होता है, वो सब डिस्कस करते हैं। अभी हम स्पेस टाइम में कर्वेचर डिसाइड नहीं कर रहे, हम स्पेस टाइम में ही एक यूनिफॉर्म स्पेस टाइम में स्पेशल रिलेटिविटी पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी को किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट इनफ बेटा? Yes, sir. Understood. हाँ, तो हम स्पेस टाइम के कर्वेचर को डिस्कस नहीं करेंगे। हम स्पेस टाइम में जो भी कर्वेचर हो, यूजुअली हम फ्लैट, एसटीआर जब डिस्कस करते हैं तो हम फ्लैट कर्वेचर मान के चलते हैं। तो हम फ्लैट कर्वेचर में मोशन को स्टडी कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो फ्लैट कर्वेचर है उसी में हम मोशन को स्टडी करेंगे, दैट इज एसटीआर, ठीक है। तो एसटीआर कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्लैट स्पेस टाइम कर्वेचर। अब तुम बोलोगे फ्लैट क्या है? हाँ सर, ये जो आपने एक फ्यूचर में पार्टिकल के लिए कोन ड्रॉ करा है, हाँ हाँ, उसका रेडियस जो है थोड़ा कम नहीं होना चाहिए? मतलब रेडियस रेडियस जो एंगल, मतलब रेडियस मतलब जो कोन जो एंगल फॉर्म करता है, एक सॉलिड एंगल जो फॉर्म करता है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे ड्रॉ करा है उस हिसाब से स्लोप तो 1 से ऊपर कभी नहीं जानी चाहिए ना, 1 के नीचे। 1 के नीचे कभी नहीं जानी चाहिए। हाँ, हाँ बट अगर जैसे आपने ऊपर वाले पार्टिकल के लिए ड्रॉ करा है लाइट कोन, हाँ, तो उसके लिए जो वो 1 से नीचे भी जा रही है। मेरे डायग्राम में, हाँ तो अच्छा 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 अच्छा, नहीं चलो, मैंने इस डायग्राम को ऐसे बनाया है कि चलो मैं अगर ऐसे नहीं भी बनाऊं ना, चलो तुमने सही कहा। एक्चुअली क्या है, विजुअलाइजेशन है ना, तो विजुअलाइज मैंने इसको ये मैंने ऐसे लिखा था, देखा ये लाइन दिख रहा है, तो इसको एक्स और इसको एज अ टाइम मैंने लिखा है, और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, नहीं तो वो ड्रॉ करने के ऊपर है। वो अगर नहीं करोगे ना, तो एक्सिस को अगर कांस्टेंट रहोगे, तो फिर तुम सही कह रहे हो। अगर मैं इसी को कांस्टेंट, अगर ये टाइम वो करके चलूं और ऐसे करके चलूं, फिर मुझे रीड्रॉ करना पड़ेगा। बट वट एवर इज योर एक्सिस, मैंने यहाँ पे एक्सिस को ही स्लैंड कर दिया है। जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जो टाइम एक्सिस है, उसको ही स्लैंड कर दिया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बट उसके रेस्पेक्ट में जो मैंने एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, उनके रेस्पेक्ट में स्लोप हमेशा 1 ही रहेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को डिफाइन किया था, यहाँ पे क्या स्पेस लाइक इवेंट्स और लाइट लाइक इवेंट्स, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि स्पेस लाइक इवेंट्स वो होता है जहां पे जो डिस्टेंस स्क्वायर है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सी स्क्वायर टी स्क्वायर टर्म, ठीक है। और टाइम लाइक इवेंट्स वो होता है जहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन सी स्क्वायर टी स्क्वायर टर्म, और लाइट लाइक इवेंट्स वो होता है जहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगर मैं इस चीज को लाइट कोन के एग्जांपल में स्टडी करूंगा तो लाइट कोन में जो है जो अलाउड रीजन है वो क्या होगा, लाइट लाइक इवेंट्स। अगर दो इवेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, दे विल बी कनेक्टेड बाय लाइट लाइक इवेंट, दे आर लाइट लाइक इवेंट्स इफ दे एग्जिस्ट विद इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, विद इन दैट पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और उसके बाहर जो है स्पेस लाइक इवेंट्स, और ऑन द लाइन जो है दीज आर लाइट लाइक इवेंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय दिस लाइन। इसको बहुत इजीली समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स गो बैक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है टाइम लाइक इवेंट्स क्या होता है, टाइम लाइक इवेंट्स वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का जो टर्म है सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन डेल टी स्क्वायर डेल डी स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल इवेंट्स व्हिच आर एक्सेसिबल बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब दो पार्टिकल का जो फिजिकल डिस्टेंस है उससे रिलेटेड जो स्पेस इंटरवल है उसके कंपैरिजन में जो डेल टी स्क्वायर का टर्म है वो ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा होने का मतलब ये है कि दोस टू फिजिकल इवेंट्स आर कनेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब इवन लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, नो इश्यूज। तो इसका मतलब ये है कि दे आर इनसाइड द अलाउड रीजन। लेकिन स्पेस लाइक इवेंट्स का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है दो इवेंट्स के बीच में दैट इज इवन ग्रेटर देन what is allowed by the velocity of light. That means they are not yet connected, they are forbidden from each other. So these are space like events, and the particles which are connected by the velocity of light, these are the light like events. So इसको मैं मिनकॉस की स्पेस में रीड्रॉ करूंगा तो जो इवेंट्स रीजन के अंदर होता है, अलाउड रीजन के अंदर होता है, दे आर लाइट लाइक इवेंट्स। जो इवेंट्स अलाउड रीजन के बाहर होता है, फॉरबिडन रीजन में अगर दो इवेंट हो रहा है, सो फॉर एग्जांपल एक इवेंट यहाँ हो रहा है, एक इवेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इन दैट केस वी विल कॉल दोस टू इवेंट्स स्पेस लाइक इवेंट्स। और अगर दो इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं दे आर कनेक्टेड बाय द लाइन drawn for representing the speed of velocity of light, then those are light like events. ठीक है सर, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला जो अभी आपने बताया हाँ, लाइट लाइक। तो लाइट लाइक इवेंट्स में क्या था कि जो डेल टी सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर का टर्म है वो डेल डी स्क्वायर से ज्यादा था, राइट? यस सर, यस सर। इवेंट्स का मतलब क्या है कि दो फिजिकल इवेंट हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी टाइम पीरियड में हो रहा है, ठीक है, दो फिजिकल इवेंट इस यूनिवर्स में कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी टाइम पीरियड में हो रहा है, तो उनके बीच जो डिस्टेंस का टर्म है वो हमेशा टाइम पीरियड के टर्म जो डी स्क्वायर का टर्म सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर के टर्म से कम है। इसका मतलब ये है कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक अगर मैं एक सिग्नल भेजता हूं तो वो सिग्नल ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा बिफोर द फिजिकल इवेंट इवन हैपेंस। मतलब एक फिजिकल इवेंट होता है तो बिफोर द अदर फिजिकल इवेंट हैपेंस द सिग्नल विल रीच्ड, समझ रहे हो? इसलिए डेल डी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन सी स्क्वायर टी स्क्वायर। लेकिन जब डेल डी स्क्वायर का टर्म सी स्क्वायर टी स्क्वायर से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि दोस टू इवेंट्स आर सो फार अपार्ट, मतलब वो इतना दूर है एक दूसरे से कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ में एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक एक सिग्नल भेजता हूं तो वो पहुंच नहीं पाएगा उस टाइम पीरियड में। तो बेसिकली दे एग्जिस्ट इन द फॉरबिडन रीजन। ओके सर, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे इवेंट कर इसके साथ एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। मान, हाँ एक सेकेंड, ये है इवेंट ए, ठीक है, इसी पार्टिकल को इवेंट ए मानता हूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक इवेंट है इवेंट बी, ठीक है, तो ये दोनों इवेंट हो गया तुम्हारा स्पेस लाइक इवेंट बिकॉज दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दिस, मतलब ये जो है यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। लगन एक और इवेंट अगर यहाँ पे है इसके अंदर है तो दैट विल बी लाइट लाइक इवेंट, ठीक है, दे आर इजीली एक्सेसिबल। और अगर इस पॉइंट पे है तो दैट इज अ लाइट लाइक, सॉरी बोल क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर अंदर है तो इट्स अ टाइम लाइक इवेंट और अगर लाइन पे है तो इट्स अ लाइट लाइक इवेंट। हाँ बेटा बताओ। सर जो आपने अंदर ना लिख रखा है लाइट लाइक इवेंट, वहाँ टाइम लाइक इवेंट्स होगा ना जो नहीं, आप बोल रहे थे? लाइक इवेंट ये लाइन के ऊपर है ना, ये लाइन है ना, ये लाइन क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। नहीं नहीं सर, जो
जो आपने बेस्ट स्टेप में ऊपर लिख रखा है लाइट लाइक इवेंट्स, वहां पर टाइम लाइक इवेंट्स होना चाहिए ना। ओ हाँ सॉरी, सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, अरे यार हाँ ये टाइम लैग इवेंट्स हो, ये टाइम लैग इवेंट्स, गलती कर दी मैंने, हाँ टाइम लैग इवेंट्स मतलब जो जो अगर दो इवेंट होता है और एक इवेंट में मैं अगर एक सिग्नल भेजता हूँ लाइट का और वो सिग्नल ऑफ लाइट इजीली दूसरे इवेंट तक पहुंच जाता है बिफोर द इवेंट हैपेंस, तो दे आर टाइम लैग इवेंट्स, मतलब दे आर एक्सेसिबल वाया द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट अगर एक एक दोनों दो इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि एक इवेंट से मैं अगर सिग्नल भेजता हूँ तो दूसरे इवेंट तक कभी पहुंचेगा ही नहीं बिफोर द फिजिकल इवेंट हैपेंस, तो दे आर स्पेस लैग इवेंट्स, दे आर नॉट एक्सेसिबल, दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और अगर दो फिजिकल इवेंट ऐसे हो रहे हैं कि दे आर एक से सिग्नल भेजू तो सिग्नल वहां पहुंचते ही वो इवेंट हो रहा है, तो दे आर कनेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे आर द लाइट लैग इवेंट्स, ठीक है। तो इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो स्पेस टाइम इंटरवल अगर लेस देन 0 है तो वो हो गया टाइम लैग इवेंट्स, ग्रेटर देन 0 है तो स्पेस लैग इवेंट्स, इक्वल टू 0 है तो लाइट लैग इवेंट्स। विजुअली हम ऐसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने डिस्कस किया? बताओ, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? हाँ सर। ओके, तो कैन आई मूव अहेड? द नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइटली डिफिकल्ट यार, 4 वेक्टर इंट्रोड्यूस करना है। यस सर, यस सर। सो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो 4 वेक्टर क्या है? बेसिकली जैसे हमने नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 वेक्टर डिफाइन किया था। हाँ, 4 वेक्टर का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, मैं सिर्फ चीजों को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन तुम्हारे मन में आए तो मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, बट बहुत सारे एजम्पशंस होंगे इसमें, ठीक है। एजम्पशंस इसलिए होगा क्योंकि आई कैन नॉट गो इनटू टेंसर अलजेब्रा राइट दिस मोमेंट। अगर तुम लोगों ने टेंसर पढ़ा होगा तो शायद तुम्हें याद आए कि मैं क्या किन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बट I'll try to help you understand what they are. So for example, as much as I can. So for example, normal 3 dimensional जो Cartesian coordinate frame of reference होता है XY Z में, Z में, तो मैं एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी वेक्टर डिफाइन कर देता है, A B C जो भी है, ठीक है। तो इसको मैं लेट सपोज आई कॉल इट 3 वेक्टर। नो, 3 वेक्टर नाम तो नहीं है, मैं 3 वेक्टर बोल रहा हूँ। 3 वेक्टर का नाम इसलिए है क्योंकि दिस कंसिस्ट्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। लेट सपोज AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। जब तुम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा तो लीनियर अलजेब्रा में शायद तुमने इसको ऐसे भी लिखा होगा, AX AY AZ, ठीक है ना। सो 3 वेक्टर और ट्रेडिशनल वेक्टर जिसको हम वेक्टर्स बोलते हैं, दैट दीज आर line segments which are drawn in three-dimensional Cartesian coordinate frame of reference. Now these vectors are very easy to understand. Why? Because visualization है ना, 3D स्पेस में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उस लाइन का जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है, वो लाइन का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है। उस वेक्टर को अगर मैं किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूं तो पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेता हूं। तो बहुत विजुअलाइजेशन है ना इसमें, तो विजुअलाइजेशन होने की वजह से जो है इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। द डायनेमिक्स ऑफ अ 3 वेक्टर इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड 4 वेक्टर सो इजीली। क्यों? इट्स बिकॉज I cannot visualize it. जिस तरह से मैं 3 वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके विजुअलाइज करता हूं, 4 वेक्टर को मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके विजुअलाइज नहीं कर सकता हूं। और क्योंकि मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके विजुअलाइज नहीं कर सकता, तो व्हाट आई नीड टू रिलाई ऑन इज आई नीड टू रिलाई ऑन मैथमेटिकल इक्वेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। तुम लोगों ने जब टेंसर्स पढ़ा होगा या फिर लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था ना जब लीनियर अलजेब्रा में जो हायर डायमेंशनल वेक्टर्स को डिफाइन करते थे तो उनको तो तुम विजुअलाइज तो नहीं करते थे, लेकिन दे वर डिफाइंड बाय सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड यू रिलाइड ऑन दोस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस टू बेसिकली डिफाइन व्हाट दोस क्वांटिटीज मेंट। अरे सेट ऑफ नंबर्स एंड सेट ऑफ 3 नंबर्स तक तो हम डिफाइन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 3 नंबर्स या n सेट ऑफ n नंबर्स
को अगर विजुअलाइज करना है या कोई n डायमेंशनल स्पेस विजुअलाइज करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी डू इज वी रिलाई अपॉन सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. सबसे पहले तो मैं जो है जो क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट, उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि जो कोई भी फोर वेक्टर है दैट विल फॉलो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. मेरे पास एक और मैसेज आ रहा है, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स. हाँ सेम चीज. तो मैं मीटिंग खत्म होते ही दोबारा से मैं वही सेम व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, ठीक है. क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट. राहुल देव वर्मन, या प्लीज ज्वाइन. मीटिंग खत्म होते मैं दोबारा ऑन कर दूंगा. एनीवेज, सो टू अंडरस्टैंड कि वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, लेट्स गो बैक टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ही हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑब्टेन करना. तो प्लीज लिसन केयरफुली कि यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स होने वाले हैं, मुझे पता है. सो जो भी मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो. सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है, जो फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, ठीक है. y bar is equal to y, z bar is equal to z, and t bar is equal to gamma t minus v upon c square x. Okay? These are the forward transformation equations. Now we will use a new kind of a sort of a symbols, new set of symbols we will use. So ताकि confusion ना हो इसलिए symbols को समझ लो सबसे पहले. तो symbols ये है कि जो टाइम है, जो टेम्पोरल कंपोनेंट है उसको हम टाइम में लिखेंगे, उसको हम सीटी लिखेंगे, क्योंकि अभी जो इनका उसकी स्पेस में हमने देखा था तो उसमें हमने वाई एक्सिस को सीटी माना था, ठीक है. तो वी विल ऑलवेज लुक एट द टेम्पोरल कंपोनेंट यूजिंग सीटी. Now CT is referred to as x superscript 0. So this is known as the zeroth component, ठीक है. और जो नॉर्मली हम x बोलते हैं that is nothing but x superscript 1. Okay, this is the first space component. और जिसको हम y बोलते हैं उसको हम लिखेंगे x superscript 2, ठीक है. और जिसको हम z बोलते हैं उसको लिखेंगे x superscript 3. So this is a naming convention जहाँ पे x0, x1, x2, x3 they simply represent the temporal and the rest of the space coordinates, ठीक है. Similarly, this was for S frame of reference, right? ये S frame के लिए था. S dash frame के लिए क्या हुआ? S dash frame के लिए we will say that C T bar जो हमने define किया था that will nothing be x bar superscript 0 and x bar जिसको हमने बोला है that is nothing but x bar superscript 1 और जो y bar बोला है that is nothing but x bar superscript 2 और जो हमने z bar बोला that is nothing but x bar superscript 3, ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा S फ्रेम के लिए योर न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. अभी जब भी हम फोर वेक्टर्स डिफाइन करेंगे तो हम हर फोर वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसको इस तरह से रीनेम करेंगे. ओके, वी विल ऑलवेज एक्स वाई जेड को अभी हम भूल जाएंगे. फॉर जब हम एक्स वाई जेड को हम यूज करते थे 3 डायमेंशनल स्पेस में, द मोमेंट वी गो इनटू रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, the moment we do problems involving relativistic kinematics for the rest of the syllabus we will use these symbols. इसलिए इन symbols को समझ लो, otherwise बहुत ज्यादा confusion हो सकता है जब हम relativistic mechanics का problem solve करते हैं. x0, x1, x2, x3 represents the temporal component. This is the time component or temporal component. And x1, x2, x3 represents the spatial component. ठीक है, ये हो गया एस फ्रेम में. सिमिलरली तुम्हारा एस डैश फ्रेम में वी रिप्रेजेंट लाइक दिस. तो जिस तरह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग फ्रॉम एक्स वाई जेड और टी से मैं एक्स बार वाई बार जेड बार और टी बार में जाने में इंटरेस्टेड रहता हूं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में. अभी फोर वेक्टर्स में जब हम कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे हम हमेशा x0, x1, x2, x3 से ट्रांसफॉर्मेशंस को x बार 0,
x बार 1, x बार 2 और x बार 3 के बीच का ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे। ये सिंबल समझ में आ गया बेटा? बिकॉज अभी इसके बाद मैं यही सिंबल्स को यूज करूंगा। यस सर। ठीक है? यस सर। Okay, okay. So if I use these symbols, then I can rewrite the Lorentz transformation based on this symbol. तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है वो x से रिलेटेड है, दूसरा इक्वेशन y से रिलेटेड है, तीसरा इक्वेशन z से रिलेटेड है, चौथा इक्वेशन टाइम से रिलेटेड है। लेकिन जो मैं नया सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखूंगा उसमें जो टाइम का इक्वेशन है वो सबसे पहले लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने टाइम को x नॉट डिफाइन किया है। तो सबसे पहले लेट्स रीराइट द टाइम इक्वेशन। ठीक है, सो इफ आई रीराइट द टाइम इक्वेशन देन व्हाट विल आई गेट? तो मेरे पास था टी बार, तो इसको मैं लिखता हूं सी टी बार। लेट्स मल्टीप्लाई द इक्वेशन यूजिंग सी। सो दोनों साइड को मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट बिकम्स गामा सी टी माइनस वी अपॉन सी। सी स्क्वायर का सी से कैंसिल हो गया और एक्स, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस कैन बी रिटन एज सी टी बार। क्या है? सी टी बार इज नथिंग बट एक्स नॉट बार। ओके, गामा तुम्हारा गामा ही रहेगा, ठीक है। और सी टी क्या है? सी टी इज नथिंग बट एक्स नॉट माइनस वी बाई सी को मैं कह देता हूं कि वी बाई सी इज नथिंग बट बीटा। ओके, बीटा लिख देता हूं अभी फॉर द टाइम बिंग। सो बीटा एक्स क्या है? एक्स इज नथिंग बट एक्स वन। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन था। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन इज नथिंग बट जो हमारा ओरिजिनली फर्स्ट इक्वेशन था, एक्स बार इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन था एक्स बार इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। सो नए सिंबल के साथ अगर इसको लिखूं तो ये बनेगा तुम्हारा एक्स नॉट बार इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो यहाँ पे सी टी चाहिए हमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डिवाइड बाई सी इंटू सी टी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया गामा, तो ये हो गया एक्स वन माइनस बीटा एक्स नॉट, ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तीसरा हो गया तुम्हारा y बार इज इक्वल टू y, दिस इज नथिंग बट x बार 2 इज इक्वल टू x, ये हो गया। चौथा है z बार इज इक्वल टू z, दिस इज नथिंग बट z दिस इज नथिंग बट x बार 3 is equal to x3. So this is now what is called the Lorentz transformation in terms of the defined symbols. ठीक है? Okay, so now I can write this entire equation in matrix form. इसको मैं matrix form में भी लिख सकता हूँ। matrix form में कैसे लिखूंगा? So in matrix form, so x not bar, x1 bar, x2 bar, x3 bar, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में तुम्हारा आएगा एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। सो पहले इक्वेशन को देखते हैं, इसमें क्या है? एक्स नॉट का क्या टर्म है? एक्स नॉट का तुम्हारे पास है गामा टर्म, ठीक है। और एक्स वन का क्या टर्म है? एक्स वन का है माइनस गामा बीटा, ठीक है। और बाकी एक्स टू एक्स थ्री का कोई टर्म नहीं है, तो जीरो जीरो, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में अभी हो तुम लोग यहाँ? हाँ, 1 मिनट बाकी है मीटिंग में। हाँ, दूसरे इक्वेशन में है, दूसरे इक्वेशन में एक्स नॉट का क्या टर्म है? माइनस गामा बीटा है, माइनस गामा बीटा। और एक्स वन का क्या टर्म है? एक्स वन का है गामा, फिर बाकी दो टर्म्स के लिए जीरो है। तीसरे इक्वेशन में क्या है? ये जीरो है कॉम्पोनेंट्स, ये है वन, ये जीरो है, जीरो 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 वन। सो दिस इज योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग the new symbols that we have used in matrix form. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं फाइनली एज, आई कैन राइट दिस एज, सो लेट्स सपोज this can be written as, let's suppose x, this can be written as, इसको मैं लिख देता हूं x म्यू, ठीक है। म्यू रिप्रेजेंट 0 1 2 3 बार, ओके। इसको मैं लिख देता हूं x न्यू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 2 3, ऑलराइट। बार यहाँ पे है नहीं। और ये जो मैट्रिक्स है इसको एज एन ऑपरेटर में डिफाइन लिख देता हूं। सो आई कैन रीराइट दिस होल थिंग एज x बार न्यू इज इक्वल टू summation going from mu is equal to 0 to 3,
So I define this as lambda nu mu, all right, x mu. So this is your Lorentz transformation equation in this kind of a form. ठीक है? ओके, अभी तक कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं था, एवरीथिंग वाज बेसिकली जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था उसी को मैंने नए सिंबल्स यूज करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है. देयर वाज नो कॉन्सेप्चुअल थिंग हैपनिंग एट ऑल. सो बस सिंबल्स, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हो सकता है कि दे माइट गेट कंफ्यूज्ड विद द सिंबल्स. अगर तुमने कोई किताब उठा लिया एंड यू सडनली सॉ दिस इक्वेशन एंड यू विल बी लाइक ये क्या है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नया नहीं है, वही सेम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही उसको रीराइट किया हुआ है और कुछ नहीं है. बेटा सब लोग आ गए? यस, 41 स्टूडेंट्स हाँ आ गए. हाँ, तो लेट्स स्टार्ट. सो वही जो सेम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था हमारे पास, उसी को हमने रीराइट किया है और कुछ नया यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, जो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था वो आई यूज दीज सिंबल्स एंड आफ्टर यूजिंग दीज सिंबल्स आई रीरोट देम एंड देन आई रीरोट देम इन मैट्रिक्स फॉर्म. देन दिस इज बेसिकली नोन एज, ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा न्यू न्यू म्यू जो है, दिस इज नोन एज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है तुम लोगों को क्वेश्चन में एग्जाम में भी आ सकता है. दिस इज कॉल्ड द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. और कौन है? नोकिया 6.1. ओके, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. और मैं जो अभी तुम लोग को ये कह रहा था कि जो 3 वेक्टर्स को विजुअलाइज करना बहुत आसान है, बट 4 वेक्टर्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसलिए वी हैव टू रिलाई ऑन मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जिसके ऊपर हमें रिलाई करना पड़ेगा दैट व्हेनेवर वी डिफाइन अ 4 वेक्टर, देन दैट 4 वेक्टर हैज टू सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू से सम न्यू वेक्टर. ये तो हो गया एक्स कंपोनेंट का हो गया ना, कोई दूसरा हो गया वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं हम, फोर्स वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं हम, एनर्जी मोमेंटम वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं. कोई भी जनरल वेक्टर अगर ए हम डिफाइन करेंगे तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिटवीन टू क्या बोलते हैं different inertial frames of reference, will have to follow this kind of a similar transformation equation. ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे मैं दोबारा आऊंगा, बट इस पॉइंट पे आने से पहले तो जो भी 4 वेक्टर होगा it has to satisfy this. So before I come to this point, let me elaborate on this matrix a little bit. तो ये matrix है क्या बेसिकली? ये matrix है और कोई आए क्या देखो? नहीं, everybody is here, 42 participants. Okay. हाँ, तो मैट्रिक्स है क्या? इसको हम पूरे सारे कंपोनेंट्स को लिखते हैं. यहाँ पे जो है तुम्हारा म्यू क्या है, म्यू क्या है, और तुम्हारा न्यू क्या है, न्यू. ठीक है, सो तुम्हारा म्यू जो है इट सिग्निफाइज द रोज एंड न्यू जो है इट सिग्निफाइज द कॉलम्स. ठीक है, सो इसको मैं दोबारा अगर लिखूं तो आई विल सिंपली गेट x बार 0, x बार 1, x बार 2, x बार 3. ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा एक साथ लिखूं तो दिस विल समथिंग बी जस्ट लैम्डा कंपोनेंट x नॉट प्लस सम लैम्डा कंपोनेंट x1 प्लस लैम्डा कंपोनेंट x2 प्लस लैम्डा कंपोनेंट x3. इस तरह से सिमिलरली लैम्डा कंपोनेंट x नॉट प्लस लैम्डा कंपोनेंट x1 प्लस लैम्डा कंपोनेंट x2 प्लस लैम्डा कंपोनेंट x3, फिर लैम्डा कंपोनेंट x नॉट plus lambda component x1 plus lambda component x2 plus lambda component x3, फिर lambda component x0 plus lambda component x1 plus lambda component x2 plus lambda component x3. तो यहाँ पे lambdas क्या है? lambda this is nothing but 0, 1, 2, 3. न्यू है ना, तो 0, 1, 2, 3. These are the columns 0, 1, 2, 3. These are the columns 0, 1, 2, 3. and जो न्यू है that is basically 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
2 2 2 2 एंड 3 3 3 3। सो तुम्हारा जो लैम्डा है, बेसिकली लैम्डा कंसिस्ट ऑफ one superscript and one is a subscript। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट इज न्यू एंड सबस्क्रिप्ट इज न्यू। ओके, तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बेसिकली इट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या है? लाइक फॉर रैंडमली मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को ले लेता हूं उस कंपोनेंट का वैल्यू क्या है वो डिपेंड करेगा कि रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया था कि जो रिलेटिव मोशन है, हम एक यूनिक रिलेटिव मोशन, एक स्पेसिफिक रिलेटिव मोशन लेते हैं, सिर्फ जो है एक्स बार एक्सिस में हम रिलेटिव मोशन ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी एक्स बार में हम रिलेटिव मोशन ले रहे हैं, लेकिन जो जनरल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर आर्बिट्ररी डायरेक्शन में होगा तो तुम्हारा ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस है वो चेंज हो जाए, लेकिन ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म चेंज नहीं होगा। दिस फॉर्म इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स आर गोइंग टू चेंज। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन of relative motion and orientation of coordinate axis, the value of components of lambda may change, but the form of the transformation equation does not change। मतलब कि ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का फॉर्म है इट रिमेन्स ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और एनी काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस और एनी काइंड ऑफ अ रिलेटिव मोशन हैपनिंग इन एनी डायरेक्शन। ऑलराइट, तो रिलेटिव मोशन किस भी डायरेक्शन है, तो जनरल किसी केस में हम ले लें, हम जनरल रिलेटिव डायरेक्शन में हम स्टडी नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं बट अभी करते नहीं, तुम्हारे सिलेबस में जरूरत भी नहीं है। अगर जनरल डायरेक्शन में भी हम लेंगे तो शायद किसी किताबों में तुम अगर देखोगे तो वहां पे पूरा का पूरा जो है जनरल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख के दिया होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अल्टीमेटली जो फॉर्म होता है वो सेम रहता है। द फॉर्म इटसेल्फ डज नॉट चेंज and the form of this transformation equation remains the same, the components may vary depending upon the situation। ठीक है, नाउ ये अगर इक्वेशन हमें मालूम है तो इस इक्वेशन से हम जो है इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए स्टडी करूं, ठीक है, सो फॉर म्यू इज इक्वल टू 1 हम क्या कर सकते हैं, आई कैन म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए जो तुम्हारा ये आएगा ना, ये आएगा तुम्हारा, दिस इज फॉर म्यू इज इक्वल टू 1, राइट। सो म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए मैं लिख सकता हूं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया तुम्हारा x1 बार इज इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा नॉट 1, सो लैम्डा नॉट 1 x नॉट प्लस लैम्डा 1 1 x1 प्लस लैम्डा 2 1 x2 प्लस लैम्डा 3 1 x3। सो दिस इज द इंडिविजुअल इक्वेशन फॉर म्यू इज इक्वल टू 1, और इसमें हम अगर कंपोनेंट्स को लिख देंगे, आई कैन रीराइट द कंपोनेंट्स हियर, the components for our case जहाँ पे relative motion is happening along x bar axis, so that is nothing but कहाँ गया, that is nothing but minus gamma beta x naught plus gamma x1 plus 0 x2 plus 0 x3, which is nothing but minus gamma beta x naught plus gamma x1। so this is nothing but x bar 1 is nothing but gamma common ले ले तो x1 minus बीटा x1, ये इक्वेशन आ गया है ना। ये इक्वेशन कौन सा था, ये इक्वेशन तुम्हारा यही था, ये इक्वेशन था तुम्हारा, ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। बेटा यहां तक फॉलो कर पा रहे हो आप लोग?
Yes, sir. ओके, एनी डाउट्स एनीबडी हैव? देखो ये इक्वेशन के फॉर्म से डोंट गेट स्कैर्ड, इट इज नॉट वेरी स्कैरी, it just looks complicated, but if you understand what is happening, then there is no issue. Any doubt over here? सर एक बार हाँ, सर एक बार समराइज कर दीजिए जो पढ़ाया था। सारा कुछ। नहीं जो अभी ये वेक्टर वाला समझाया था एक बार मतलब शॉर्ट में समराइज कर दीजिए, समझ मतलब काफी। देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है हमारे पास, है ना, तो उसको हमने ये सिंबल्स यूज किया, है ना, सिंबल्स यूज करके दोबारा लिख दिया, ठीक है, लिख करके फिर हमने इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, फिर मैट्रिक्स को हमने सिंबलाइज करा है इस इक्वेशन से, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये लैम्डा वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, बेसिकली इट इज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। जैसे तुम ऑपरेटर्स पढ़ते हो ना कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करके उनकी वैल्यूज को चेंज कर रहा है, तो ये इट इज डूइंग एन ऑपरेशन। So the moment you basically go from one frame of reference to another frame of reference, then you apply this Lorentz transformation matrix on your previous variables. So you will get a new set of variables, and the new set of variables will define your new set of locations. That is all. ठीक है, समराइज करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ बोला भी नहीं है, क्योंकि इसमें इसके बाद और भी एक लेंथी डिस्कशन है, बट मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ इसको बार बार, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इट एक्ट्स, अब तुम मुझे पता यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग एट फेस वैल्यू। इट एक्ट्स एज अ रोटेशन ऑफ 4D स्पेस टाइम, ठीक है, मैं इसको एज एन एनालॉजी थोड़ा समझा सकता हूं, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल नाउ इज दैट ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इट इज सिमिलर टू एन ऑपरेशन ऑफ रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो, दैट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज बेसिकली द ऑपरेशन ऑफ अ रोटेशन ऑफ 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए मैं आज टाइम कितना हो गया, टाइम तो वैसे 1 बज गया, बट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि अदरवाइज फिर कल दोबारा विजिट करना पड़ेगा। तो हम लेट्स सपोज एक नॉर्मल 3D स्पेस में रोटेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, रोटेशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में रोटेशन को समझना बहुत ही आसान होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, x y z, और अगर तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है, तो what is going to happen to that vector once you rotate the coordinate frame of reference? So let's suppose मैं जो है coordinate frame of reference को rotate कर देता हूं, so sorry, तो तुम्हारा जो है ये बन गया है, ये x है, अभी ये तुम्हारा हो गया z हो गया, और ये तुम्हारा हो गया y हो गया, ठीक है, so this is the new x, this is the new z, this is the new y. So this is what happens after, let's suppose, a rotation of coordinate axis about origin, ठीक है। Now what happens to the vector itself? वेक्टर कहां पे था, वेक्टर लेट्स सपोज यहां पे था, ठीक है, ए, मैं 3D स्पेस की बात कर रहा हूं, तो वेक्टर में क्या चेंज आता है अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करता हूं, तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है, बेसिकली वेक्टर इटसेल्फ इज द सेम, वेक्टर्स आर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू अ रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ना वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है उनको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है आई कैप है, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है जे कैप है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है सॉरी के कैप है, ठीक है, और यहाँ पे न्यू यूनिट वेक्टर विल बी आई, सॉरी ये एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स डैश है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ओके, क्योंकि ये नया एक्सिस है ना। ये हो गया आई कैप डैश, ये हो गया तुम्हारा जे कैप
डैश, ये हो गया तुम्हारा के कैप डैश। तो ये यूनिट वेक्टर्स है नया। तो मैं अगर वेक्टर को रीराइट करूंगा तो ए वेक्टर जो है, ए इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, इन द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड इन द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए इज नथिंग बट ए एक्स डैश आई कैप डैश प्लस ए वाई डैश जे कैप डैश प्लस ए जेड डैश के कैप डैश। बेसिकली जो कंपोनेंट्स है, जो 3 नंबर है जिससे हम कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं ए वेक्टर का, वो नंबर चेंज हो जाएगा, वो नंबर चेंज हो जाएगा, प्लस वो जो यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप है वो भी चेंज हो जाएगा, बट द वेक्टर इटसेल्फ विल बी इनवेरिएंट। Vector itself is not going to undergo any transformation. So this vector is the same as this vector, right? So this is the same. All right. Now if I redefine the components are going to change. So ax और ये जो है सेम नहीं होगा, ठीक है, ay और ay डैश जो है सेम नहीं होगा, az और az डैश जो है सेम नहीं होगा। वेक्टर सेम रहेगा लेकिन कंपोनेंट्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। सो मैं अगर कंपोनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहता हूं तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिटेल में भी जा सकता हूं बट इट्स नॉट नेसेसरी। अगर शॉर्ट में लिखना चाहता हूं तो शॉर्ट में मैं एज अ लिख सकता हूं ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश, ठीक है, इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ अ रोटेशनल ऑपरेटर मैट्रिक्स, और यहाँ पे है तुम्हारा ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ठीक है। और रोटेशनल ऑपरेटर मैट्रिक्स में क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप। इसको तुम रीडिराइव कर सकते हो घर पे अगर तुम्हारा मन है तो, आई कैप डैश डॉट जे कैप डैश डॉट के कैप डैश, यहाँ पे आई कैप डैश डॉट जे कैप डैश डॉट के कैप डैश, यहाँ पे आई कैप डैश डॉट जे कैप डैश डॉट के कैप डैश। तो अगर तुम चाहते हो रीडिराइव करना दिस इक्वेशन, यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, इजीली कर लोगे, नो इश्यूज। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है अंडर अ रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस कैन बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर manner where I write the components as, let's suppose, a dash, all right, is equal to some kind of a rotational matrix R and A. Okay, so A is nothing but, A dash is nothing but this, A is nothing but this, and the rotation matrix is nothing but this. So this is a transformation equation corresponding to this is a transformation equation corresponding to the change in components of vector A due to a rotation of coordinate axis, ठीक है। Now what am I saying here? मैं एक्चुअली ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है between the components of the some random vector A, the moment you do a rotation, similarly, okay, this is not exactly a proof. Similarly, this is also a transformation of the components of x, y, z and t variables the moment you do a rotation of 4-dimensional Minkowski space-time. Let me rewrite it again. So what I want to say here is that सबसे पहले तो I am redefining a 3 vector, ठीक है। जो तुम्हारा पुराना डेफिनेशन है वेक्टर का वो भूल जाओ कि वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है, और वेक्टर जो लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है उसका जो है जो भी है दूसरे प्रॉपर्टीज विजुअलाइज डॉट प्रोडक्ट वगैरह को विजुअलाइज ऐसे करते हैं, वो भूल जाओ क्योंकि वो आइडिया जो है हम 4 वेक्टर्स में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 वेक्टर को ही ऐसे रीडिफाइन कर रहा हूं ताकि उन नए डेफिनेशंस को मैं 4 वेक्टर पे अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं 3 वेक्टर को कैसे रीडिफाइन कर रहा हूं, मैं 3 वेक्टर को ऐसे रीडिफाइन कर रहा हूं कि सबसे पहला तो डेफिनेशन ये है
कि a 3 vector is invariant under a rotation of coordinate axis. सबसे पहला स्टेटमेंट है 3 वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर अ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. नाउ रोटेशन क्या है? नाउ 3 वेक्टर है क्या? 3 वेक्टर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ 3 numbers. That's it. 3 vector is nothing but a set of 3 numbers, and this set of 3 numbers का जो information है that is invariant under the rotation of coordinate axis. Numbers invariant नहीं है, numbers में transform, but the physical quantity itself is invariant. Okay. The second point is that under rotation it transforms according to the equation. Let's suppose this one. Alright, इस तरह का equation follow करता है. A dash is equal to let's suppose some rotation vector. अब vector का component क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, वो situation के ऊपर depend करेगा. तो these are the two definitions. Now इसमें एक और definition इसके अंदर included है. मैंने जब बोला है that 3 vector is invariant and the rotation of a coordinate axis, what I basically mean, I want to revisit this definition. तो मैं इस definition को भी थोड़ा सा change कर देता हूँ. Basically what I mean is that the magnitude of the 3 vector does not change. है ना? Magnitude of the 3 vector does not change. लेकिन magnitude होता क्या है? Magnitude of a 3 vector या फिर general normal vector is nothing but जो उसका square होता है, it is nothing but the dot product और inner product of vector with itself. बेटा, are you following? Are you following this Yes, logic? sir. हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3 वेक्टर होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ. तो मैं इस स्टेटमेंट को रीडिफाइन करूंगा और बोलूंगा दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ अ 3 वेक्टर विथ इटसेल्फ या फिर और विथ अनदर 3 वेक्टर इज इनवेरिएंट under rotation such that the rotation operation is defined by this equation. ठीक है? मैंने क्या किया अभी? मैंने बोला कि जो 3 वेक्टर है, जो नॉर्मली हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, जो तुम 11th में पढ़ते हो कि वेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ये होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट ये होता है, स्केलर प्रोडक्ट वो होता है, प्रोजेक्शन ये होता है, मैग्नीट्यूड वो होता है, वो सब जो डेफिनेशन है उसको भूल जाओ. ठीक है? एक नया डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि 3 vector is a set of 3 numbers such that those 3 numbers under a rotation of coordinate axis transform according to this equation, and when they do transform, the inner product of the 3 vector with itself or with another 3 vector is invariant under that transformation. ठीक है? इसी को corollary यूज करके I will define 4 vectors. 4 वेक्टर में कैसे डिफाइन करूंगा? 4 वेक्टर में भी बोलूंगा कि 4 वेक्टर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स. ठीक है? सच दैट सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिखूंगा कि मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, फिर बाकी सारा इजी हो जाएगा. इज नथिंग बट a rotation of a 4-dimensional space-time. जो हम नॉर्मल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, मैथमेटिकली स्पीकिंग 4-dimensional space-time में अगर रोटेशन कर दे तो दिस इज नथिंग बट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ रोटेशन of 4-dimensional space-time, and the transformation equation for the operation of rotation or Lorentz transformation is nothing but
जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, कहाँ गया, ये हमने x के लिए डिराइव किया है ना, लेकिन हम इसको किसी जनरल वेक्टर a के लिए भी लिख सकते हैं. So for some general vector a we can rewrite as so I can rewrite this as some a mu bar is equal to sigma mu is equal to 0 to 3 lambda mu a mu. So this is the transformation associated with the Lorentz transformation. ठीक है. And the last statement that I'll make is that the inner product of a 4 vector with itself or with another 4 vector is invariant under such a transformation. So just as we can use 3 vectors to redefine rotation, मतलब rotation as a transformation, then we can redefine 4 vectors which transform in a similar fashion under a Lorentz transformation. ठीक है, ये जो थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन हो सकता है. अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, क्योंकि इसके बाद 4 वेक्टर्स को डिफाइन करना इजी हो जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस. आ गया सर. हाँ बेटा, एक मिनट. जब हाँ सर जब इन्हें रोटेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो फिर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जेड एक्सिस है उनको सेम अमाउंट से रोटेट कर रहे हैं, फिर डिफरेंट अमाउंट से रोटेट कर सकते हैं, एक्स को अलग से, वाई को अलग से, जेड को अलग से. नहीं, जो अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस को विजुअलाइज करूंगा तो एक्स वाई जेड एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा. कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि वो परपेंडिकुलर ना हो. लेकिन जी जी. एक जनरल रोटेशन किसी भी एंगल वो हो सकता है. मतलब जरूरी नहीं है कि x और x डैश के बीच में जो एंगल है वो y और y डैश के बीच में भी सेम एंगल हो. 3D रोटेशन है ना, ये प्लेन में थोड़ी ना रोटेशन हो रहा है. तो जो x और x डैश के बीच में रोटेशन है वो जरूरी नहीं है कि y और y डैश के बीच में भी रोटेशन सेम रहे. वो एंगल अलग हो सकता है. वो जनरल रोटेशन है यार, वो एंगल्स कुछ भी हो सकता है. वो एंगल डिपेंड करता है. यहाँ पे मैंने जो रोटेशन मैट्रिक्स लिखा था, कहाँ लिखा? सर वो आई जे के वाली आपने जो वो लिखी थी ना, हाँ. इक्वेशन टाइप में मैट्रिक्स, उसमें तो शायद होगा ना सर ऐसे. अरे जो नहीं यार, I ये और इनके I ऊपर डैश डिपेंड में करता है ना, एंगल x और x डैश के बीच में क्या एंगल है इसके ऊपर डिपेंड करता है. ये x डैश और y एक्सिस में क्या एंगल है वो डिपेंड करता है. वो सारा क्वांटिटीज है ना. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये cos angle between x and x dash axis, theta 1, let's suppose. What is this? This is nothing but cos angle between x dash and y axis, let's suppose theta 2. यही तो है ये. there are 9 components basically. ये solid angle नहीं है ना. These are angles which you redefine based on a particular plane. So if you connect the x dash axis and y axis by a plane, then उसमें angle क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. Are you following, guys? Yes, sir. Any questions? देखो ये जो डिस्कशन है थोड़ा सा लंबा है, बट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट फॉर टुडे, आज के लिए ये चीज जो है तुम थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो. बिकॉज अगर ये चीज तुम एब्जॉर्ब कर लोगे तो 4 वेक्टर्स को डिफाइन करना और उनके साथ जो ऑपरेशंस करना और उनको यूज करके रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाएगा. ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आज की जो टॉपिक्स है उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं. लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड. हाँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? कल हमने इनवेरिएंट इंटरवल डिफाइन किया था. इनवेरिएंट इंटरवल वो होता है जो डेल एक्स प्लस डेल वाई, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, इट रिमेन्स इनवेरिएंट द मोमेंट यू गो फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर. मैं कल ये प्रूव करूंगा कि इनवेरिएंट क्यों है. ये जो क्वांटिटी है वो इसलिए इनवेरिएंट है बिकॉज दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर. जैसे हमारे नॉर्मल 3D स्पेस में तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है कि नहीं? उसी तरह से 4 डायमेंशनल स्पेस में भी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है और
एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, इस तरह से अलग अलग वेक्टर्स होते हैं एसोसिएटेड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इनर प्रोडक्ट होता है, वो भी इनवेरिएंट रहता है। सो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट। आई विल शो इट टुमारो, आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट कैसे है। उसकी वजह से ये इनवेरिएंट है। तो इनवेरिएंट होने के बाद देयर आर 3 कंडीशंस जो मैंने डिस्कस किया। If this quantity is less than 0, those are time lag events. Greater than 0, they are space lag events. They are equal to 0, they are light lag events. ठीक है। फिर मैंने डायग्रामेटिकली वन डायमेंशनल मोशन को टाइम एक्सिस के साथ लगा करके तुम्हें बताया कि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। फिर मैंने जो ये लाइट कोन को थोड़ा सा डिस्कस किया है, द रीजन विच इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद मैंने 4 वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये एक्स वाई जेड और टी को नए सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया है। दोबारा मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट्स x0, x1, x2, x3 which transform as you go from a s frame of reference to a s bar frame of reference। उसके बाद मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। दिस इज नॉट एक्चुअली प्रूफ, ओके। ये प्रूफ नहीं है बट एक थोड़ा सा एनालॉजी समझ लो कि नॉर्मल 3 वेक्टर्स में जब हम रोटेशन करते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो वेक्टर चेंज नहीं होता बट कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम इस तरह के इक्वेशन से कनेक्ट करते हैं। तो इन द सेम वे वी कैन आल्सो यूज दैट एनालॉजी फॉर आवर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला, रिडिफाइन किया कि 3 वेक्टर्स को हम रिडिफाइन करते हैं कि 3 वेक्टर इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स such that under rotation of coordinate axis it follows a particular transformation equation, ठीक है। and when that transformation happens, the inner product of the 3 vector itself is invariant under the rotation। and similarly मैंने 4 vector को भी redefine किया कि it is a set of 4 numbers instead of 3, it is a set of 4 numbers। and Lorentz transformation जो है, it is nothing but the rotation of 4D space time, and the moment you do a rotation you end up getting this kind of a transformation equation। तो जो भी वेक्टर हम लिखेंगे उस वेक्टर को एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम ले जाना चाहते हैं, तो उस वेक्टर की जो कंपोनेंट्स है दे विल फॉलो दिस इक्वेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको फॉलो करेगा, हमेशा नहीं करेगा तो वो 4 वेक्टर नहीं है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस 4 वेक्टर अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और अंडर रोटेशन इज ऑलवेज इनवेरिएंट। ये जो कंक्लूजन है इनका जो प्रूफ धीरे धीरे मैं कल और परसों बताऊंगा, दैट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर। But before I start actual calculations on 4 vectors, it is important to understand these 3 things. Lorentz transformation is nothing but rotation of 4D space-time. That rotation can be associated with a Lorentz transformation matrix, and under such a transformation, the 4 vector magnitude, या फिर inner product of the 4 vector remains invariant. Beta, if you have any questions from today, you can ask. I have 5 minutes left again before it gets cancelled out। कोई भी क्वेश्चन है आज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं।